हेलो क्लास 8 के बच्चों। तो बसंत भाग 3 पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जिसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी। तो आपको ये पाठ सुनकर के लग रहा होगा कि ये कैसा पाठ है। आपको हंसी भी आ रही होगी, क्योंकि आपने जितने भी फिल्म देखे हैं सब जो है बोलते हुए ही देखे हैं। तो जब सिनेमा ने बोलना सीखा का क्या मतलब हुआ। तो ठीक है, आइए इस पाठ में मैं आपका ये डाउट क्लियर करती हूँ। ओके। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, अध्याय के लेखक प्रदीप तिवारी जी हैं। प्रदीप तिवारी जी ने इस अध्याय में सिनेमा जगत में आए परिवर्तन को उजागर करने की कोशिश की है। आरंभ में मूक फिल्में यानी आवाज रहित फिल्में बनती थीं। उनमें किसी तरह की आवाज का प्रयोग नहीं होता था। इसके कुछ समय के बाद सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और सवाक सवाक बोलने तो बोलती हुई फिल्मों का आरंभ शुरू हुआ। इस अध्याय को निबंध के रूप में लिखा गया है, जैसा कि अध्याय के नाम से ही पता चल रहा है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा के अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि इस अध्याय में उस समय का वर्णन है। ठीक है ना, जब कुछ फिल्में ऐसी बनाई जाती थीं जो बोलती ही नहीं थीं। ओके। जब सिनेमा में आवाज को शामिल किया गया तो प्रदीप तिवारी के निबंध जब सिनेमा ने बोलना सीखा में भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को उजागर किया गया है। यह निबंध बिना आवाज के सिनेमा की आवाज के साथ सिनेमा में विकसित होने की कहानी बयान करता है। ऐसी फिल्में जिसमें आवाज भी थी, वे शिक्षा की दृष्टि की ओर से भी अर्थवान साबित हुई, क्योंकि अब लोग देख और सुन सकते थे और फिल्म की मुख्य भाग में दी गई सीख को समझकर अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। ठीक है ना। अब पाठ की व्याख्या। ओके। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। मतलब अब देखो, जो नहीं भी हैं इस दुनिया में, जब फिल्म चलती है, वो नहीं है, इस संसार में नहीं है, लेकिन जब उनकी हम फिल्म देखते हैं तो हमारे मन में ऐसी कोई भावना नहीं आती है। हमें ऐसा लगता है कि वो जिंदा ही हैं, है ना। सजीव बोलें तो जिंदा, इंसान बोले तो मानव, सवाक बोलें तो बोलती हुई। ठीक है। आगे देखें, लेखक यहाँ पर देश की पहली बोलने वाली फिल्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब देश की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा प्रदर्शित होने वाली थी तो शहर भर में उनके पोस्टरों में कुछ इस तरह की पंक्तियां लिखी हुई थी कि वे सभी जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा मानव जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। इन पंक्तियों का अर्थ यह था कि फिल्म में जितने भी पात्र हैं वह सब जीवित नजर आ रहे हैं, सभी उनको बोलते बातें करते देख सकते हैं। इस तरह का विज्ञापन तैयार करके लोगों को फिल्म देखने के लिए आकर्षित किया गया था और यह आलम आरा फिल्म का सबसे पहला पोस्टर था। ध्यान से सुने, क्वेश्चन भी बनेगा। लोकप्रियता, प्रसिद्धि, शिखर, उच्च स्थान। 14 मार्च 1931 यह भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक तारीख बन गई। इस तारीख में भारतीय सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा में बोलने वाली फिल्म का प्रदर्शन हुआ था, परंतु यह वह समय था जब लोगों के द्वारा मूक सिनेमा को बहुत अधिक पसंद किया जाता था। लोग मूक सिनेमा बहुत मन से देखा करते थे। मूक सिनेमा की भी अपनी एक प्रसिद्धि थी, उनका अपना एक अलग स्थान था। ओके। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो चुका था। फिल्में बोलें तो बिना आवाज की फिल्म, दौर बोलें तो समय। जिस साल पहली बोलती फिल्म को पर्दे पर उतारा गया था उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी हुई थी। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि ऐसा नहीं है कि एकदम से मूक फिल्में बनना बंद हो चुकी थी। सवाक फिल्म के आ जाने पर भी कई अलग अलग भाषाओं में अभी भी मूक फिल्में बन रही थीं, परंतु अब बोलती फिल्मों का नया समय शुरू हो गया था। अब एक नई तकनीकी आ गई थी, जिस कारण फिल्म निर्माता आवाज को
फिल्मों में शामिल कर सकते थे। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे आरदेशिर एम ईरानी। आरदेशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बटन देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार आरदेशिर एम ईरानी थे। आरदेशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सोबोटे देखी थी, जिसमें उन्हें इस तरह की फिल्म जो है बनाने की प्रेरणा मिली और उनके मन में भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्म को बनाने की इच्छा जागी थी। अब फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में आरदेशिर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इंटरव्यू के दौरान। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। इन सब की शुरुआत होनी थी कि आरदेशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वालियम का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया, क्योंकि ये सबके सहयोग से बना गया था, इसलिए स्वतंत्र रूप से किसी के नाम को दर्शाया नहीं गया है। लेखक कहता है कि पहले मूक फिल्में बनती थी, लेकिन जिसमें किसी तरह के गीत, संगीत या संवाद नहीं होते थे, लेकिन अब सावाक फिल्में बनाने लगी तो इसलिए गीतकार और संगीतकार की ज़रूरत महसूस हुई। आलम आरा फिल्म के गानों के संगीत के लिए आरदेशिर जी ने स्वयं के संगीत को चुना। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया था: तबला, हारमोनियम और वायलिन। आलम आरा फिल्म में आरदेशिर जी ने खास तौर पर किसी को भी संगीतकार या गीतकार की उपाधि नहीं दी थी। ओके, तो आगे देखते हैं। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया था या नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे जैसे आजकल मौजूद हैं। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो आवाज़ के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। ऐसा इसलिए करना पड़ता था क्योंकि दिन में बहुत शोर शराबा होता था और यह पहली सावाक फिल्म थी, इसलिए यह रात का समय चुना गया। उस समय पूरा प्रकाश आर्टिफिशियल लाइट द्वारा लगाकर पूरा दिन जैसा माहौल कायम किया जाता था। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यही इससे प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी थी। कृत्रिम बोलें तो बनावटी। ठीक है। लेखक कहता है कि आलम आरा फिल्म ने भविष्य को कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, साथ ही यह वो फिल्म थी जिसने एक इतिहास रचा और एक नए निर्माण की शुरुआत की। आरदेशिर की कंपनी ने ही भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सावाक फिल्में बनाई। यह उनका भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ा योगदान था। फटाइसी बोलें तो आकर्षण, परिश्रमिक बोलें तो मेहनताना। लेखक बताते हैं कि आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी ही आकर्षक थी। जिस तरह लोग अरेबियन नाइट्स के आधार पर होने वाले कार्यक्रमों की ओर आकर्षित होते थे, उसी तरह जब आला आरम फिल्म प्रदर्शित हुई तो लोगों में उसका आकर्षण भी अरेबियन नाइट्स की तरह ही हो गया था। स्टंटमैन, करतब करने वाला, अभिनेता बोलें तो कलाकार। लेखक कहते हैं कि विट्ठल के काम को लोगों ने बहुत पसंद किया और आगे आने वाली फिल्मों में विट्ठल ने अपना योगदान दिया। हिंदी सिनेमा में वे लंबे समय तक नायक और करतब करने वाले नायक के रूप में मौजूद रहे। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई।
फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ी थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिल्म आलम आरा 14 मार्च 1931 को, हाँ ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्नावली में। तो देख लेते हैं ना अभ्यास प्रश्नावली, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, है ना। तो जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन कौन से वाक्य छापे गए, उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। तो देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार थे: वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। पाठ के आधार पर आलम आरा में कुल मिलाकर 78 चेहरे थे, परंतु इसमें कुछ मुख्य कलाकार, नायिका जुबैदा, नायक विट्ठल, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे लोग भी मौजूद थे। दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली। तो ये मैंने अभी पाठ के बीच में बताया था, तो इसका आंसर देखिए। फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और तभी उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को फिल्म आलम आरा के लिए आधार बनाकर अपनी फिल्म की पटकथा बनाई थी। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया, विचार प्रकट कीजिए। तो उर्दू ठीक से न बोलने आने के कारण विट्ठल को फिल्म आलम आरा के नायक से हटा दिया गया। पुनः अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। चौथा क्वेश्चन है कि पहली सबाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी लिखी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पहली सबाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सबाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने इस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। वे विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, उनसे एक नया युग शुरू हुआ। पाठ से आगे देखते हैं, तो देख लेंगे थोड़ा सा। आप क्वेश्चन कि मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते थे, इसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती थी, पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का सहयोग करें। तो आप अपनी कल्पना देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। मूक सिनेमा में संवाद न होने के कारण केवल अंगों का प्रयोग किया जाता था। बोलती फिल्म बनने के कारण अभिनेताओं में यह परिवर्तन आया कि उनका पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया, क्योंकि अब उन्हें संवाद भी बोलने पड़ते थे। दर्शकों पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। नायक नायिका के लोकप्रिय होने से औरतें अभिनेत्रियों की देश सज्जा तथा उनके कपड़े की नकल करने लगी थीं। तकनीकी की दृष्टि से फिल्मों में काफ़ी बदलाव आया। फिल्में अधिक आकर्षक लगने लगीं। गीत संगीत का भी महत्व बढ़ने लगा। धीरे धीरे आम भाषाओं का प्रयोग होने लगा। दूसरा है कि डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने पर आवाज़ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो फिल्मों में अब अभिनेताओं को दूसरे की आवाज़ दी जाती है, तो उसे डब कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे साउथ की कोई फिल्में हैं, अगर डब किया गया है तो हिंदी में किसी और अभिनेता की आवाज़ दी जाती है, जैसा कि आप देखते रहते हो टीवी में। कभी कभी फिल्मों में आवाज़ तथा अभिनेता के मुंह खोलने में अंतर आ जाता है। ऐसा फिल्मों की भाषा तथा डब की भाषा के अंतर से या किसी तकनीकी दिक्कत के कारण हो जाता है। संवाद संयोजक की खराबी से भी यह अंतर आ जाता है। अब भाषा की बात देख लेते हैं। सबाक शब्द वाक्य के पहले से लगाने से बना है। स उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं।
निम्नलिखित शब्दों के साथ स का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। हित, परिवार, विनय, चित्रा, बल और सम्मान। तो ये रहा प्यारे बच्चों शब्द, ये रहा उपसर्ग। हित, सहित, परिवार, सपरिवार, विनय, सविनय, चित्र, सचित्र, बल, सबल, मान, सम्मान। एक क्वेश्चन आपने खुद ही करना है, इसमें 2 क्वेश्चन है। सो धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।